अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी ने प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि असम्बलियाँ लग रही हैं, नहीं लग रही हैं, सदर बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, और फिर ये इल्ज़ामात के एजेंसियों के लोगों ने पैसे लेके हर तरफ जो है ना लूट मार मचाई और मेम्बरान को जिताया और हराया। जैसे आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के लिए हुआ था ना कि जी ISI के वहाँ के कमांडर ने अरबों रुपये पकड़ लिए थे। तो ये एजेंसियां भी इसी काम के लिए रह गई हैं। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि अब इनका इकोनॉमिक एजेंडा है, सिक्योरिटी एजेंडा तो खत्म हो चुका। हम उस पर भी बात करेंगे कि लोग अब कहते क्या हैं, इनकी सूरत हाल क्या है और ये मंजर क्या है जो लोग कहते थे कि इंतखाबात ना करवाएं। मैं पहले आपको ना एक वीडियो छोटी सी दिखाना चाहता हूँ, आप एंजॉय करेंगे, सारी सिचुएशन को समझने में आसानी होगी कि 75 साल में बदला क्या और क्या नहीं बदला। What is the official attitude now, General, to the Awami League? The official attitude is this, that Awami League as a party has been banned. That does not mean that every Awami Leaguer was anti-Pakistan, because our first premise is that the Awami League fought the elections within the legal framework order, within the bounds of legal framework order. That is to say, they were acceptable to us or to Pakistan. They accepted Pakistan as the basis of fighting the elections. So the Awami League MNAs remain MNAs, but they don't remain Awami League MNAs. They become independent MNAs. And I think on the 28th, when the President speaks to the nation, you will hear definitely about this. 71 की इंतखाबात के बाद जब शेख मुजीब को उठाकर पाकिस्तान ले आए थे और असम्बलियाँ नहीं बुलाई जा रही थीं, यहाँ जब नारे लग रहे थे मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो साहब के टांगे तोड़ देंगे अगर कोई वहाँ गया, और वहाँ से आज़ादी के नारे लगना शुरू हो गए थे, उस वक्त की वीडियो है। तो ये इंडिपेंडेंट हर दौर में रहे हैं कि जो आग का तारा है वही आग का तारा है। और मौसम की तरह वो शेर है ना, मेरे ख्याल में फराज साहब का शेर है कि यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते हैं ये इंसान जाना, किस कदर जल्द बदल जाते हैं ये इंसान जाना। तो यहाँ इंसान की जगह के फौज लिख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर, तो ये हमेशा से होता रहा है और ये तय है। अब तो लोग ये साफ लिखने भी लगे हैं कि जंगे अजीम में बरतानिया का साथ देने के तोहफे में ये मुल्क दिया गया था। मैं इससे एग्री नहीं करता। ये पूरा एजेंडा है, पूरा एक ग्रेट वर्ल्ड का डॉक्ट्राइन है और बहुत लंबी कहानी है, उसमें नहीं जाते। उससे एक छोटा सा पार्ट ये भी होगा कि चलो लॉलीपॉप ये भी दे दिया जाए। देखें, सूरत हाल ये है कि सदर असम्बली का इजलास नहीं बुला रहा। वो कह रहा है पहले मखसूस नशिस्तें दो इंडिपेंडेंट को, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, हलवा मांडा पूरी। अच्छा, सबसे पहले ध्यान में है कि सुन्नी इत्तेहाद जैसी तंजीमें जो अमेरिका से भी माल पकड़ रही हों और जो मुल्क में भी चंदे जमा कर रही हों, भत्ते ले रही हों, वो इन एजेंसियों के बगैर कहीं चल सकती हैं, मूव कर सकती हैं, हिल सकती हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा फैसला कि जी तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट को कहा होगा जी इसमें आके शामिल हो जाए, उनकी मर्जी के बगैर मुमकिन था। मतलब गौर करें ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 9 मई के वाकयात को हम भूले नहीं हैं और ना हम भूलेंगे, मगर इलेक्शन भी लड़ाए जा रहे हैं, आज़ादियाँ भी दी जा रही हैं, वज़ीर आला भी मुंतखब हो रहे हैं और स्पीकर भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है, इसे कहते हैं ना कि जब लॉस्ट कर जाता है माइंड, तो फिर इस तरह की सूरत हाल होती है कि आज ये कर लो, कल ये कर लो, आज ये कर लो, मतलब दीवार से लगे हुए ना, बिल्कुल फारिग हो चुके हैं। तो ये ज़हनी कशमकश जब उरूज पर पहुंच जाती है तो ये सिचुएशन होती है कि पंजाब में जो लास्ट स्पीकर था सुना है वो रूलिंग देने वाला था इस असेंबली के खिलाफ,
तो फिर एजेंसियां पहुंची, उसको कुछ पेपर शेपर दिखाया गया कि तुझे इसमें गिरफ्तार करेंगे। तो इस सिचुएशन में अब यहाँ क्या होने जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। आने वाले दिन कैसे होंगे, क्या होगा, कि देखें आपको उस वीडियो में जो मैंने अभी दिखाई आपको कि मुहब्बे वतन कौन होंगे, गैर मुहब्बे वतन, वो तो सब वो तय करते हैं ना। और ये हालात यहाँ तक जो पहुंचे हैं, ये सारे अगर जाली और फेक चोर डाकू जो एक दूसरे पर इल्जामात हैं, मैं नहीं लगा रहा, कौन लेकर आया है? कोई लाडला आज है, कोई कल था, कोई परसों था, कोई उससे पहले था, आने वाले अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मतलब आप नोट करें ना, तो इस सिचुएशन में महंगाई जो तेजी से बढ़ रही है, कुछ लोग तो अब दावा कर रहे हैं कि 47% तो डेटा बताता है, ये 54% है। उसकी जानिब तो किसी को तवज्जो नहीं है। और फिर जो हुकूमत बन रही है, जो हुकूमत बना रहे हैं मरकज में, उनके लोग कह रहे हैं कि जी ये तो हमें जबरदस्ती दी जा रही है, हम तो नहीं लेना चाहते। और जो इत्तेहादी हैं उनके दरमियान जो कशमकश है उसे गौर से देखें। जो सबसे, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था ना कि इस खेल में मुत्तहदा फारिग होगी और उसका जो बयानिया है, उसका जब बिट्रेल होगा तो वो मंजर देखने का होगा। तो वो शुरू हो गई। अगर मुस्तफ़ा कमाल को आज किसी ने सुना हो, वो कहता है कि जी 6 वजारतें हैं, तो हमें नहीं पता, अभी मैं बहुत सी बातें रिवील नहीं कर सकता, मगर इंपॉर्टेंट वजारतें तो चाहिए कि हम अपने लोगों के, अपने सूबे के लोगों के मसाइल हल कर सकें। कहा जाता है वो कम्युनिकेशन भी मांग रहे हैं, हाउसिंग भी मांग रहे हैं, पोर्ट भी मांग रहे हैं, और इस तरह ओवरसीज भी मांग रहे हैं। ओवरसीज पहले भी मुशर्रफ के दौर में फारूक सत्तार के पास रही है, और इसी तरह की और कोई 2 वजारतें, 6 वजारतें मांगते हैं वो, कि इरिगेशन भी मांगते हैं। तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि जी आपके बयानिए का कि जनाब तरामीम ये वो सारी बल्दियाती इख्तियारात, तो उन्होंने कहा देखें जी 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है ना, तो हम उसके लिए लॉबिंग करेंगे। अगर लॉबिंग हो जाएगी, जब जिस दिन कामयाब हो जाएगी, तो हमारे मुतालबात पूरे हो जाएंगे। मतलब लॉबिंग कामयाब होगी ना 2/3 मेजॉरिटी होगी। ये ध्यान में रखें कि इन सबको मिला के, इनकी मखसूस नशिस्तें मिला के 208 या 207 मेंबर बनते हैं। 2/3 के लिए 224 चाहिए, कि एम की 22 हो गई हैं, 17 थी ना, तो 4 इनको मिली, खवातीन की 1 मिली, अकलियतों की, तो ये 22 हो गए, 5 और 17 इनकी 22। उनको जो नून है उसको 20 मिली वुमेन सीट्स जो है, और 4 मिली मिला के टोटल अकलियतों की 24 सीटें मिली, और ये 108 नशिस्तें हैं, 107 इनकी टोटल हुई इस तरह करके। और फिर पीपल्स पार्टी की जो है वो 12 मिली वुमेन की, और शायद 3 मिली, 68 इनकी टोटल सीटें हो जाती हैं सारी मिला के। फिर काफ लीग को 2 मिली हैं या 1 मिली। फिर JYF जो है, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, उनको भी 2 सीटें मिली। इस तरह मिला के, वो तो अपोजिशन में बैठे हुए अलग हैं, तो इस तरह मिला के इनकी जो PDM-2 अब जिसे कहते हैं, जिसमें MKM है, जिसमें काफ लीग है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, ये 208 या 7 सीटें हैं, और 208 और 224 पर 2/3 मेजॉरिटी होती है। तो उधर बैठे हुए हैं 81 तो उनके अपने हैं, और बाकी इंडिपेंडेंट 8 आजाद उम्मीदवार अलग से बैठे हैं डिक्लेयर करके कि हम आजाद उम्मीदवार हैं। तो अगर रियासत चाहेगी MKM के हक में कि जनाब इनके मुतालबात दुरुस्त हैं, तो टेटवे पे उंगली रख के पीपल्स पार्टी से करवा देगी, और जो आजाद 8 बैठे हैं उनको भी ले आएगी, और जो JYF है उनके भी 8 टोटल मेंबर हैं, वो भी आ जाएंगे। 8 8 16 तो ये वैसे ही हो गए ना, और 2008 208 पहले ही है, ये वैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है इंडिपेंडेंस जो है। और वो उनको वो सीटें तो नहीं मिलेंगी ना खवातीन की जो है, क्योंकि उनके जो मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की, खवातीन की, क्योंकि उन्होंने पहले जमीयत जो इत्तेहाद, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसने तो कोई पहले लिस्ट जमा नहीं कराई थी। कानून ये कहता है, आइन ये कहता है कि आपको पहले इलेक्शन से पहले लिस्ट देनी है। उनके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था उनकी लॉटरी निकलने वाली है, और पहले ये वहदतुल मुस्लिमीन में जाएंगे, दबाव पड़ेगा, फिर ये लौट कराएंगे। तो इस सारी सिचुएशन को जब गौर से देखते हैं, तो आप समझते हैं कि इनका कोई इकोनॉमिक एजेंडा हो सकता है,
जो मुकम्मल तौर पर कर्ज में बाल बाल जकड़ा है। और बजट पहले मैं आपको बता चुका हूं, कल शायद ये परसों, कि IMF की मर्जी से बनेगा। नया कर्ज जो खान साहब ने खत लिख दिया है उसका कितना इम्पैक्ट बनेगा, और जो दुनिया रिएक्ट कर रही है वो आपके सामने है। उन सारी चीजों को देखते हुए वो आपने सुना होगा कि कैसर बंगाली बहुत नामवर इकोनॉमिस्ट हैं पुराने, और गुज़श्ता कई वर्षों से बड़ी बड़ी पेशन गोइयां कर रहे हैं। उनको रिसेंट वीडियो में कहते हैं वो कि देखिए जी, इस मुल्क की इकॉनमी जो है उसकी एक ही पॉलिसी है, टोटल एक ही टास्क होता है, एक ही एजेंडा होता है कि नया कर्ज कैसे लेकर आना है ताकि पुराना कर्ज पे किया जा सके। टोटल जो भी आएगा वो यही करेगा कि नया कर्ज कैसे मिलता है, IMF देगा नहीं देगा, उसकी शराइत तस्लीम करनी पड़ेगी, कितनी कर सकते हैं, लोगों का क्या हाल होगा, और अगर कहीं से कर्ज नहीं मिलेगा तो फिर प्राइवेटाइजेशन होगी, बेचा जाएगा, जो गिरवी रखा जाएगा। उनका गिरवी का तो हम बताते हैं, बेसिकली वो ओन करते हैं जिनके पास है, कि सारे टर्मिनल आपने बेच दिए, एयरपोर्ट्स के हाईवे आपने बेच दिए, आपने रेडियो पाकिस्तान बेच दिया, पाकिस्तान टेलीविजन, मतलब वो सारा गिनवा रहे थे कि जो बचा रह गया है वो अब वो बिक जाएगा। तो ये मुल्क रिकॉर्ड एक आपके सामने है, और बाकी चीजें भी। तो अब जैसे मैंने एक दफा याद है आप कहा था कि बलूचिस्तान के बलूचियों को अब इनसे डील करने की जरूरत नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो इस इलाके को ओन करती हैं, वो उनसे नेगोशिएशन की जाए। फिर वो आगे चल के ये भी कहते हैं कि देखिए, चाइना के को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं, जो अभी हमारे मोहतरम एम्बेसडर साहब यहाँ फरमा रहे थे ना कि जनाब मीटिंग पॉइंट बन सकता है। तो वो बताते हैं कि नहीं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप फारिग हो चुके हैं, इंडिया की जरूरत है चाइना को कंटेन करने के लिए। इसीलिए इंडिया की बहुत सी गलत बातों के बावजूद, उनके ड्रामेबाजियों के बावजूद और आनिया जानिया दिखाने के बावजूद उनको सपोर्ट कर रही है दुनिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी और वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका। तो इनका सिक्योरिटी एजेंडा भी, फौज का काम तो सिक्योरिटी का होता है ना, वो तो ही फारिग हो गया है। पैसे तो इस इलाके में जब भी आए हैं कि जब ये फौज किराए पे चली है, अब वो तो है नहीं। तो अब ये ज़राअत की तरफ आ रहे हैं। तो कल ही मैंने परसों देखा था कि एक अखबार की लीड स्टोरी मुझे किसी ने भेजी, कटिंग, कि 52,000 एकड़ जमीन पंजाब में दी गई है फौज को। कैसर बंगाली कहते हैं कि 1 लाख एकड़ जमीन इन्होंने पंजाब में ले ली है, 52 तो ले ली। फिर बलूचिस्तान में, कि अब ये इकोनॉमिक एजेंडे पर आ गए हैं, सिक्योरिटी का एजेंडा खत्म हो गया, अब ये फौज खेती बाड़ी करेगी। अब इसमें देखना यह है कि जो सोल्जर जो शहादत की आरजू लेकर आया था गाड़ी कहलवाने के लिए और जिहाद करना चाहता था, जब वो हल चलाएगा, खेती बाड़ी करेगा, गंदम, टमाटर, लौकी, प्याज, आलू, मूली बनाए पैदा करेगा, उसके सीने पे क्या गुजरेगी वो देखना है। और क्या इस तरह ये कामयाब रहेंगे? अच्छा, सरमायाकारी तो आप कितना भी यहां पर कुछ भी कर लें, ड्रामेबाजी, डिप्लोमेटिक इनक्लोजर से आप जितने भी बयान देते रहें और अपने मुल्क में ही खबरें छपवाते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका सबूत यह है कि अभी आज ही टेलीविजन पे देख रहा था कि पाकिस्तान की महफूज तरीन सरमायाकारी, पाकिस्तान की महफूज तरीन सरमायाकारी DHA में हाउसिंग और प्लाट खरीदे, घर खरीदे, प्लाट खरीदे। जब अपने मुंह से बता रहे हो कि हमारे अलावा यहां कुछ सिक्योर नहीं है, बस हम सिक्योर हैं और हम गारंटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बाहर आपका घर भी कब्जे में चला जाएगा, आपकी दुकान भी चली जाएगी, आपका कारोबार भी चला जाएगा, आप खुद भी गायब हो जाएंगे, बस हम DHA है। इसका क्या मतलब होता है? अगर एक इदारा, एक सोसाइटी में नज्म ज़ब्त हो सकता है तो बाकी भी हो सकते हैं ना, मगर इन्होंने बाकी इदारे बनने नहीं दिए। वो आपने सुना होगा ना कि कोई बालाज कत्ल हुआ है लाहौर में, खानदानी दुश्मनी, वो इलाका मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया था कि वो गोगी भट्ट और फीफी भट्ट और फलाने भट्ट वो लाहौर के सबसे बड़े माफिया हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक सहाफी के साथ उनकी तस्वीरें छपी, आपने देखी होंगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और एक मेरे बड़े अच्छे शनासा जिनके ईमानदारी के मैं कसमें खा सकता था, वो जब बात हुई गोगी और फीफी भट्ट पे तो कहते हैं साडा तो यार रहेगा। मतलब इस सोसाइटी को गौर से देखें, गुंडे, बदमाश, मतलब
जैसे मैं अहमद शाह का बताता हूँ ना, जो आज वो कह रहा था, आज उसका बयान था, वो जो वज़ीर इत्तलात बन गया था आर्ट्स काउंसिल कराची वाला कब्जा ग्रुप, कि इस मुल्क को अशराफिया जो है ना कुछ करने नहीं दे रही, तू तो खुद अशराफिया का करता है लुटेरा, तो सारे साथी उसके दोस्त हैं। आपकी सोसाइटी मुकम्मल टूट चुकी है। यहाँ बदमाश, सहाफी, दानिश्वर, हुक्मरान, फौज आपस में जुड़े। आप देखें ना कि एजेंसियों ने उमर चीमा ने प्रोग्राम किया है कि पूरा बेच के मतलब सीटें बेची गई हैं कि तुम जीतोगे, तुम हारोगे, पंजाब में, KPK में, सिंध में, हर जगह किया है एजेंसियों ने। और ये कोई नई बात है, पता नहीं है। पहले कोर कमांडर करोड़ कमांडर कहलाता था, अब खरब कमांडर कहलाता है। जजीरे ऐसे तो नहीं बन जाते हैं ना। तो ये कारोबार एक बड़ी कारपोरेशन बन चुकी है, बस आपने ये देखना है। और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आप एक एक करके मरने को तैयार हैं। किसी का बेटा मारा जाता है, किसी का भाई मारा जाता है, किसी का बाप मारा जाता है, कभी खुद मारा जाता है, कभी मोबाइल छीनता है, कभी घर में डकैती होती है, कभी सड़क पे पर्स छीना जाता है, कभी ज्वेलरी नोच ली जाती है गले से, कभी हाथ से कंगन छीन लिया जाता है, कभी थानेदार उठा के ले जाता है, कभी आर्मी उठा के ले जाती है, और कभी इलाके का जमींदार उठा के ले जाता है। आपकी बचत का रास्ता कहीं नहीं है, मगर आपने कसम खा ली है कि इससे एंजॉय करना है। जो मारा जाए, जो पकड़ा जाए, हम थोड़ी है। जब हम पकड़े जाए तो सामने वाला हंसे, जब सामने वाला पकड़ा जाए तो हम हंसे। तो जो सिचुएशन है वो ये बताती है कि कोई तब्दीली नहीं होने जा रही। ये सेटअप चलता हुआ नहीं नजर आता, कोई इकॉनमी का एजेंडा दुरुस्त नहीं होता नजर आता। और आपने ये बहस तो सुन ली होगी कि देखना है कि इसहाक डार वजीर खजाना बनता है कि नहीं बनता। अगर वो बनेगा तो और इकॉनमी नीचे जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, कोई नया फेस आए, 2-3 लोगों के नाम भी आ रहे हैं मार्केट में। एजेंडा वही है जो कैसर बंगाली ने कहा है कि कौन भीख मांग के लाएगा। मुझे आज तक याद है कि मोहतरम जनाब हुसैन हक्कानी साहब जब वो एम्बेसडर हुआ करते थे तो अचानक उनकी बहुत पुरानी शनाशाही ताल्लुकात है, तो कहने लगे जैक्सन हाइट पर खाना खिलाओ। तो एक किसी प्रोग्राम के लिए आए हुए थे, तो जैक्सन हाइट पे हम गए खाना खाने के लिए। वहाँ काफ़ी लोग भी आ गए। हुसैन हक्कानी बिल्कुल हमारी तरह के सादे सूदे आदमी हैं। अंदर से उन्हें जो भी लोग समझे हैं उस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूँगा, तो बड़ा वैसे बहुत सादे से आदमी है। खाना खाते हुए बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि तुम लोग कितना भी जोर लगा लो हुकूमत चली जाए, हुकूमत नहीं जाएगी। हुकूमत जाने और रहने की एक ही शर्त है कि पैसे लाओगे तो हुकूमत चलेगी, अगर पैसे नहीं लाओगे तो हुकूमत चली जाएगी। तो हमने पैसे लाए, हिसाब करके देख लो, पहले वालों से ज़्यादा लाए, इसलिए हमारी हुकूमत को कुछ नहीं होगा। तो उनका कि यही पॉलिसी है पाकिस्तान की कि कौन पैसे मांग के ज़्यादा लाएगा, जो पैसे मांग के लाएगा उसकी हुकूमत चलती रहेगी। तो बहरहाल आप ये जहन में रखें कि अब सारा खेल इंटरनेशनल कम्युनिटी के हाथ में आने वाला है मुकम्मल। पहले भी है मगर अब मजीद आएगा कि एक तो सिनेरियो ये खड़ा हुआ है कि जी आपके इलेक्शन फ्री नहीं हुए। यूरोपीय यूनियन के PTI पहले जाली खत बना चुकी है कि जनाब आपने तहरीक इंसाफ के साथ ये मजालिम किए और आपका जो GST स्पेशल आपकी एक्सपोर्ट पर है वो हम उठाते हैं और ख़त्म करते हैं। वो पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये लेटर जाली है। मगर ये थॉट तो है ना, फिर खान साहब ने खत लिख दिया, वो आपके सामने है। अब उसका सहारा लेके IMF या दूसरी कुव्वतें क्या खेल खेलती हैं वो हमें नहीं पता। कि बाज़ औक़ात होता ही है कि बज़ाहिर जिनके आप दुश्मन होते हैं वही आपके दोस्त होते हैं। लतीफ़ा तो कराने को लोगों ने ये बना लिया है कि IMF ने पूछा है, खान साहब ने लिखा है कि ये सब चोर हैं, तो उन्होंने पूछा है कि जिसने ये खत लिखा है वो खुद कहाँ है, मतलब वो भी तो चोरी के इल्ज़ाम में अंदर है। जैसे वो चोर है ये चोर है, मगर उसके साथ एक आबादी है और उसे रोकने में नाकाम हो चुके हैं। जैसे शेख मुजीब को रोकने में नाकाम हो गए थे, सारे अंदाजे गलत निकल गए थे। आने वाले दिन क्या लेकर आएंगे ये कोई नहीं जानता, मगर ना नून के हाथ में अब कुछ है ना पीपल्स पार्टी के हाथ में। बस अपने अपने खवातीन को, ख़ानदान के रिश्तेदारों को, दोस्तों को भर लिया गया है। वही वजीर भरे जा रहे हैं, पंजाब में भी, सिंध में भी, KPK में भी। तो अपने अपने मराठा जो तबके हैं, आज कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, तो इनके अलावा आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला।
अब इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या आपको कैसे शिकंजा कर सकती है, कैसे बिहेव करती है, आपकी सांसें और कितनी बंद होने वाली है, ये आने वाले अगले 6 महीने में आपको समझ में आएगा। फौरी तौर पे तो बस आपने ये देखना है कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बन गए, सदर लगारी और सदर जरदारी साहब बन गए हैं, और सारे जो वजीर बनने हैं वो सब बन गए हैं, आनियां जानियां शुरू हो गई हैं, दावे शुरू हो गए हैं, मगर आपके पास क्या आना है इसका अंदाजा आपको आने वाले अगले 6 माह में होगा, और होगा वही जो यहां कहा जा रहा है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।